कि सबसे पहले सुखी जीवन के लिए हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, और धन उस देश के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। वे सब इसी देश की धरती से मिलते हैं, इसी देश के पर्यावरण से मिलते हैं, और प्रकृति के जितने भी स्रोत हैं उन सब से मिलते हैं। इसलिए बिना किसी विवाद के उन सब पर देश के सब लोगों का समान अधिकार होता है। इस अधिकार की रक्षा करना यह हमारे संविधान का मूल कर्तव्य है, और जो संविधान अपने इस मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता वह किसी भी प्रकार से देश के लोगों का संविधान नहीं माना जा सकता। इसलिए मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सही संविधान, सब लोगों को विकसित करने वाला संविधान, इस देश का संविधान बने, और अगर उसमें कोई भी कमी है तो वह जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दूर खत्म होनी चाहिए, और उसमें जो विसंगतियां हैं उन्हें लगातार दूर किया जाता रहना चाहिए। आज मैं जैसा सोचता हूं कि इस देश में मुट्ठी भर लोग देश की सारी संपत्ति के मालिक हैं, और देश के 99% लोग संपत्ति के अधिकार से वंचित हैं। न्यायपूर्ण संपत्ति की परिभाषा यह आज तक नहीं बनी है। बिना कहे सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब कानून की बात उठती है, नए नए प्रावधानों की दृष्टि से विचार किया जाता है, न्यायालय में होने वाले फैसलों से, पुलिस की कार्यवाही से और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था के माध्यम से यह बात बार बार समझ में आती है कि इस समय देश में मुट्ठी भर पूंजीपतियों का शासन चल रहा है। हम उन्हें तानाशाह कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्हें लोकतंत्र कहना लोक का मजाक उड़ाना है। लेकिन बंधुओं, मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि हम एक प्रक्रिया के माध्यम से संविधान के किसी भी अंग को बदलने की क्षमता रखते हैं। यह इस संविधान का विशेष गुण है। यह अगर प्रावधान नहीं होता, बदलने का प्रावधान नहीं होता, तो फिर यह देश पूरी तरह गुलाम हो ही माना जाता। लेकिन आज जनता के इच्छा के अनुसार कोई भी प्रावधान बनना, कानून बदलना इतना कठिन हो गया है कि सारी जनता एक तरफ और मुट्ठी भर शासक और अति संपन्न लोग एक तरफ, वे जैसा चाहें संविधान वैसा ही बनता है, नए नए कानून वैसे ही बनते हैं, पुराने कानूनों को बदल दिया जाता है। लेकिन उसमें एक ही बात का ध्यान रखा जाता है कि इस देश की गुलाम जनता को अपनी आजादी का एहसास भी न हो, वह गुलाम बनी रहे लेकिन अपनी गुलामी को पहचान भी न पाए। इसलिए बंधु, हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने न्यायपूर्ण अधिकार के लिए सजग रहें। हमारा कहना यह है कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर जब सबका समान अधिकार है तो, और सारे प्राकृतिक संसाधनों के मालिक इस देश की सारी जनता ही है, तो एक व्यक्ति का न्यायपूर्ण अधिकार कितना हुआ? यह कोई जटिल सवाल है क्या? मैं कहता हूं कि जिस प्रकार बाप की संपत्ति में उसके सब संतान का अधिकार बराबर होता है, जिस प्रकार एक विशाल परिवार में उस परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार समान होता है, उन सब के समान अधिकार के आधार पर ही एक सुखी परिवार की संकल्पना
को पूरा किया जा सकता है, तो फिर एक व्यक्ति के अधिकार को समझने में इतनी देर क्यों लगनी चाहिए? मेरा कहना यह है कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधन देश की संपत्ति है, सारी संपदा इस देश की संपत्ति है, उसी से इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। सारी मशीनें, सारे उपकरण, सारे खेत खलिहान, नदी नाले, पहाड़, बड़े बड़े जल स्रोत से लेकर धातु अधातु जैसी जितनी भी वस्तुएं हैं जो इस देश की धरती से प्राप्त होती हैं, उन सब पर इस देश के सब लोगों का समान अधिकार है। तो एक व्यक्ति का अधिकार कितना हुआ? सीधा सा प्रश्न है। मैं सारे देश की संपत्ति को दो भागों में बांटता हूं। संपत्ति का वह हिस्सा जो सार्वजनिक है, अर्थात जिस पर सब लोगों का समान अधिकार है, किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। लेकिन वह भाग जिसके ऊपर मुट्ठी भर या जिस भी व्यक्ति का अधिकार हो गया है, उसी के बारे में हमें आगे सोचना चाहिए। मेरा कहना यह है, समान मूलभूत अधिकार यह जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी संविधान को इसमें फेरबदल करने का अधिकार नहीं है। वह सबका समान जन्मसिद्ध अधिकार है, तो फिर वह किसी का कम और ज्यादा भी नहीं हो सकता। उसे कम और ज्यादा किया जाना समाज को धोखा देना है। और जब सब लोगों का समान अधिकार है, हम इसे सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए इसे औसत संपत्ति अधिकार ही माना जा सकता है। औसत संपत्ति अधिकार से अधिक एक भी व्यक्ति के अधिकार को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिक अधिकार बाकी लोगों की गुलामी होती है, या एक व्यक्ति को भी औसत से अधिकार देना दूसरे व्यक्ति के मूलभूत अधिकार का हनन है। आप इसी को सारी व्यवस्था का मूल आधार स्वीकार करते हुए हमारे द्वारा विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए, लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा कहना यह है, अगर औसत सीमा तक मूलभूत अधिकार इस देश के सारे नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए, तो फिर औसत से ज्यादा किसी के भी अधिकार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा कहना यह नहीं है कि आप इससे ज्यादा अर्जित नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते, बल्कि मेरा कहना यह है कि आप जो कुछ कमाते हैं उसे अपनी इच्छा के अनुसार, समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उपभोग करने का पूरा अधिकार है। उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। और जो पूरे उपभोग के बाद जो संपत्ति बचेगी, उसे आप समाज के समक्ष बता दीजिए। और यदि वह औसत से ज्यादा है या औसत से कम है, तो उसके बारे में समाज को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गोपनीयता अपराध है, वह धोखाधड़ी है। और जब किसी व्यक्ति के पास औसत से ज्यादा संपत्ति हो, तो उसे मालिक नहीं, समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए। और औसत से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए। इस बात को हम बार बार समझा रहे हैं। और यदि आज की स्थिति में औसत से ज्यादा संपत्ति रखने वाले मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगा दिया जाए, तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि अनेक प्रकार के करों को समाप्त किया जाना बहुत सरल है। और थोड़े से अति संपन्न लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगा दिया जाए, तो भारी लाभ का बजट बनाया जा सकता है और लाभांश को देश के सारे नागरिकों में समान रूप से बांटा जा सकता है। आप हमारी
इस मूल अवधारणा को हृदय से स्वीकार करिए। इसे समझने के लिए और जानने के लिए आप हमारे फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम इस संबंध में पुस्तकों के द्वारा भी सारे विचार पहुंचाएंगे। हमने यह संकल्प लिया है कि जो भी बंधु इस संबंध में हमसे पुस्तकों की मांग करेगा, वह पुस्तक हम अपने डाक खर्च पर निःशुल्क रूप से आपके पते पर भेजेंगे, जिसमें हमारे फोन नंबरों के द्वारा या फेसबुक आदि के माध्यम से जो बातें लगातार जा रही हैं उसके द्वारा भी संपर्क करके आप पुस्तकें मांगने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाएंगे। हमारा मानना है कि जब तक देश के सभी नागरिकों को अपने इस आर्थिक अधिकार की जानकारी नहीं होगी, तब तक धूर्त और पाखंडी लोग गोपनीयता के नाम पर आपका शोषण करते रहेंगे। लेकिन जब देश के नागरिक इस दिशा में सक्रिय हो जाएंगे तो यह अज्ञानता देखते ही देखते समाप्त हो जाएगी। सब लोग एक दूसरे को समझाते हुए, विचार विमर्श करते हुए अपना अधिकार समझ सकेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग भी उसी अनुसार कर सकेंगे। आज इस सारे षड्यंत्र के कारण ही देश में राजनीतिक अराजकता का माहौल बना हुआ है। एक तरफ तानाशाही है तो दूसरी तरफ सत्ता का खेल खेलने वाले लोग समाज को टुकड़े टुकड़े करते रहते हैं। इस सारी समस्याओं से मुक्ति का एक ही उपाय है, आर्थिक न्याय, अर्थात देश की सारी अर्थव्यवस्था से मिलने वाले शुद्ध लाभ में, उसमें चाहे जो भी बदलाव क्यों न हो, हम ये बदलाव देख भी रहे हैं। किसी समय जब भौतिक विज्ञान ने उन्नति नहीं की थी तो सारे काम मेहनत से पूरे होते थे, और अब नए नए उपकरणों के आ जाने के बाद मेहनत की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। ठीक है, मेहनत की भूमिका समाप्त हो गई है तो उसका लाभ भी सब लोगों को मिलना चाहिए। कुछ लोगों को भी कमर तोड़ मेहनत करना क्यों पड़ेगा, लेकिन इससे उनका जीवन पूरी तरह सुरक्षित भी रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि आज बेरोजगारी के अर्थहीन विचार में आपको उलझे रहने की जरूरत नहीं है। आज जब मेहनत की भूमिका समाप्त हो गई है तो अब आपको जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं कैसे मिलेंगी? तो हमारा सीधा जवाब है, लाभांश के द्वारा मिलेंगी। जो नए परिवर्तन आए हैं उन सब में इस देश के हर नागरिक का न्यायपूर्ण अधिकार है। और आज की स्थिति में मैं दावे के साथ यह बात कह रहा हूं कि 10,000 रुपये प्रति माह जन्म से लेकर मृत्यु तक इस देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कठिनाई के आराम से दिया जा सकता है, और उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक सुखपूर्ण जीवन प्रदान किया जा सकता है। कुछ लोग केवल शिक्षा चिकित्सा की बात कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं, देश में आर्थिक असमानता रहे, यह बात तो उचित है, लेकिन उस आर्थिक असमानता को इतना बढ़ने दिया जाए, गलत आर्थिक नीतियां अपनाकर इतना बढ़ा दिया जाए कि वह आर्थिक विषमता लगातार गहरी से गहरी होती जाए, तो यह सोचा समझा षड्यंत्र है। और आप उसको समझने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे इस आर्थिक न्याय के चैनल को लगातार देखिए, आगे बढ़ाइए। आपका जितना सहयोग मिलेगा यह विचार उतना ही जल्दी समाज में फैलेगा और देश के प्रत्येक नागरिक को सुखपूर्वक जीने का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, वास्तविक लोकतंत्र का ज्ञान होगा,
और सबका जीवन अत्यंत सुखी होगा, यह हमारी गारंटी है। इसलिए बंधुओं, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, आप नए विचार के कारण समझने में अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस करते हैं तो हम आप सब एक परिवार के सदस्य हैं और आने वाला समय इस प्रकार को सिद्ध करना चाहिए कि देश का प्रत्येक नागरिक सुखी हो, स्वतंत्र हो, संतुष्ट हो और अपने देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को जैसा स्वरूप वह देना चाहे उसी के अनुसार देने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो। मैं सोचता हूं आज आपके समक्ष यह मन की बात कही गई है और आगे भी इस प्रकार की बातें समय समय पर आपके सामने आती रहेंगी।